Hello dear students, welcome back to Study English Literature channel. आज हम ऐसी पोइम पढ़ने वाले हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देगी कि वाकई में आज हमारे अंदर फेथ कम हो गया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की द डोवर बीच। द पोइम डोवर बीच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ Arnold's genius. It is a poem full of melancholy of the poet, of the mood of the poet, and it is also religious, philosophical and emotional. सारी चीजें हैं इस पोएम में। डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, ये हैं हमारे पोइट। और चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं इनकी पोएम डोवर बीच। अब मैंने पहले बताया था कि ये फिलोसफिकल है, ये इमोशनल है, रिलीजियस है और एक ये रिफ्लेक्टिव पोएम भी है। इसमें पोइट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट मैनकाइंड, कि आज की दुनिया में इंसान को क्या हो गया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये पोएम लिखी है। और ये पोएम कहाँ लिखी थी? एक बीच है, डोवर बीच। डोवर एक जगह का नाम है इंग्लैंड में और उसी के किनारे ये बीच है, तो डोवर बीच इस पोएम का इसीलिए नाम पड़ा है। सेकेंडली, ये आर्नोल्ड कहा जाता है कि आर्नोल्ड अपनी वाइफ के संग हनीमून के लिए गए थे और हनीमून के लिए जब ये गए थे तब उन्होंने ये बीच में अपना हनीमून मनाया था और वहीं ये पोएम भी लिखी थी। सो लेट्स एक्सप्लोर द पोएम डोवर बीच। Background of the composition of Dover Beach by Matthew Arnold. Dover Beach is a famous poem written by the great Victorian poet and critic Matthew Arnold. Arnold composed the poem in 1851 while on his honeymoon with his wife Frances Lucy Whitman, and it was published in 1867 in the collection New Poems. तो इन्होंने लिखी कब थी ये पोएम? इन्होंने ये पोएम जो लिखी थी ये इन्होंने लिखी थी 1851 में और इनकी पब्लिश कब हुई थी ये पोएम? ये 1867 में। और ये पब्लिश कहाँ हुई थी? कलेक्शन ऑफ पोएम न्यू पोएम्स में हुई थी। एक पोएम का कलेक्शन है जो इसका इन्होंने नाम दिया था द न्यू पोएम्स, तो ये वहां पब्लिश हुई थी। They were staying at the coastal town of Dover, England, which serves as a setting and inspiration of the poem. Setting और inspiration कहाँ था? Coastal town of Dover, which is in England, जैसे मैंने पहले बताया था। During this period, Arnold was grappling with personal and societal issues. वो हनीमून पे गए थे, पर एक जैसे कोई नया जोड़ा कोई हनीमून पे जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं, तो उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे और सोसाइटी को लेकर के भी वो बहुत चिंतित थे, इंक्लूडिंग द इरोजन ऑफ रिलीजियस फेथ एंड द इंक्रीजिंग डाउट्स इन ट्रेडिशनल बिलीव्स। तो इरोजन ऑफ रिलीजियस फेथ, लोगों में उन्होंने देखा कि फेथ की कमी हो रही थी एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स को वो छोड़ते चले जा रहे थे, डाउट कर रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या। The poem reflects Arnold's concerns about the decline of faith, the loss of certainty, and the existential anxieties of the Victorian era. तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर, डिक्लाइन ऑफ फेथ, लोगों का विश्वास कम होता रहा था, लॉस ऑफ सर्टेनिटी कि यहाँ अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, एंड द एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटीज, लोगों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी। तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी ये कह रहा था और इसी को लेकर के इन्होंने ये पोएम लिखी थी द डोवर बीच। Now coming to the stanza 1. Ah, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain. अब यह पोएम जो शुरू कर रहे हैं आर्नोल्ड, वो एक प्ली से शुरू कर रहे हैं, एक गुजारिश से, एक लव के लिए। सो आर लव लेट अस बी ट्रू, वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रू होना चाहिए, वी शुड बी ट्रूथफुल टू ईच अदर, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में, सेम वैसे ही इन्होंने कहा कि हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे से हमेशा
सच बोलना चाहिए टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। और ये दुनिया जो है हमारे सामने जो सामने खड़ी है, इट इज अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि ये हनीमून पे आए हुए थे। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। इनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं लव वर्ल्ड में, ब्यूटीफुल भी है, और वर्ल्ड हमारे लाइफ का एक नया मोड़ है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी व्यू रादर हाथ रादर नीदर जॉय नॉर लव नॉर प्लाइट। अब ये क्विकली एजर्ट करते हैं कि वर्ल्ड में हम लोगों के साथ, तो हम लोगों के लिए वर्ल्ड तो न्यू है, पर इस वर्ल्ड में ट्रुथ की कमी है। He quickly asserts that the world lacks true joy, love, certainty, peace and solace in times of pain. जब इंसान दुखी होता है ना, तब उसको ट्रू जॉय नहीं मिलता, उसको ट्रू लव नहीं मिलता, उसको संभवता नहीं मिलती, उसको पीस नहीं मिलता, उसको सोलेस नहीं मिलता। तो यहाँ शुरू तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहकर किया था कि हम लोग एक दूसरे से सच्चे बने रहें, और ये दुनिया जो है हमारे सामने खड़ी है, इट इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल ड्रीम्स। पर दूसरे ही क्षण वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है लैक करता है ट्रू जॉय, लव, सर्टेनिटी, पीस एंड सोलेस इन टाइम्स ऑफ पेन। कितनी अच्छी बात कही है। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, स्वेप्ट with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. अब ये अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि हमारी ह्यूमन लाइफ जो हमने देखा था इतनी अनसर्टन है, हमें पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, और इंसान जब रोता है तो उसको हेल्प करने के लिए कोई होता भी नहीं है। दिस वर्ल्ड सीम्स टू बी अ बैटल फील्ड। इनको ये वर्ल्ड जो दिख रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड को, ये एक बैटल फील्ड की तरह लग रहा है। एंड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर बिजी इन फाइटिंग। किसके साथ लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, ये नहीं पता। दे आर फाइटिंग in darkness, therefore they do not know their aims and are ignorant on the fact against whom they are fighting. वो ignorant हैं, जो उनको पता ही नहीं है कि वो लड़ किससे रहे हैं। To see the sea is calm tonight, the tide is full and the moon lies fair. वो कह रहे कि जो समुंदर है वो शांत है। The tide is full, देखो लहरें जो हैं, ये यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि ये लहरें इधर बाहर की तरफ आ रही हैं, ये लहरें आ रही हैं। सो द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। यहाँ ये आपको आसमान में आपको मून भी दिखाई दे रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। और फ्रेंच जो जहाँ ये खड़े हैं इंग्लैंड में डोवर बीच पे, वहां से इनको फ्रांस का कोस्ट भी दिखाई दे रहा है, और वहां इनको लाइट दिखाई दे रही है जो क्लिफ्स पे होती है ना, जो and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast out in the tranquil bay. अब यहाँ फ्रांस का कह रहे हैं कि वहां लाइट आ रही है और जा रही है, मतलब ये ब्लिंक कर रही है, और इंग्लैंड जो है वो खड़ा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने अपनी कंट्री को पर्सोनिफाई किया है, इंग्लैंड को। दैट इज ग्लिमरिंग एंड वास्ट, बहुत सुंदर है इंग्लैंड और चमक रहा है। इट इज शाइनिंग आउट इन द ट्रैंक्विल बे। यहाँ इमेजरी कितनी हद तक यूज की है। द इमेजरी हाईलाइट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ खड़े हुए भी हैं, और हम इंग्लैंड जो है शाइन कर रहा है और वास्ट है इन द ट्रैंक्विल बे। ट्रैंक्विल यानी शांत, साइलेंस, जहां आपको पीस मिल रही हो। Now coming to stanza 3, lines 15 to 25. Come to the window, sweet is the night air, only for the long line of spray, where the sea meets the moon, blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. अब वो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया है, जो उनकी शादी हुई थी ना हनीमून पे, तो उन्होंने वाइफ को बुलाया और बोलो आके देखो ये विंडो पे वो जाके दोनों खड़े हो गए हैं। और इस विंडो पे वो यहाँ से वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ के नाइट की एयर बहुत स्वीट है, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे आ रहा है, सन मीट्स द मून। अब पिछले वाले स्लाइड पे मैंने दिखाया था कि सन और मून जो है, सन मीट्स द मून, सी मीट्स द मून, सॉरी नॉट द सन, द सी मीट्स द मून। यह समुंदर अपनी बाहें फैला के खड़ी हुई है और ऊपर आसमान में हमारा चंद्रमा झलक रहे हैं।
लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग रोर क्या है कि इंग्लैंड में ना जैसे समुद्र के किनारे हमें बीच पे सैंड दिखाई देता है, पर इंग्लैंड में वहाँ छोटे छोटे पत्थर हैं। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, और इस पत्थर पे जब लहरें टकराती हैं तो वो आवाज करती हैं। ऑफ पेबल्स, पेबल्स यानी बहुत छोटे छोटे स्टोन्स, विच वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, और वेव्स जो हैं, जो आ रही हैं समुद्र की लहरें, वो लेकर के आ रही हैं और इनको यहाँ शोर पे छोड़कर चली जाती हैं। At their return up the high strand, begin and cease and then again begin। और ये ग्रेटिंग रोज का है, ये एको कर रहा है, और ये वेव्स जो हैं वो लेकर के, ये वेव्स जो आ रही हैं, ये आ रही हैं बीच के किनारे छोटे छोटे पेबल्स लेकर के, छोड़ के फिर वापस चली जा रही हैं। With tremendous cadence, slow and bring the eternal note of sadness। ये रिपीटिशन, मोशन ऑफ वेव्स का जो रिपीटिशन है, वो ये इवोक कर रहा है पोएट के मन में कि इट इज सैडनेस, एम्फेसाइजेस द इनएविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग एंड सैडनेस इन लाइफ। तो लाइफ में जो है वो इनको ये दिख रहा है कि हमें लाइफ में है जो छोटे छोटे से परेशानियां आती ही रहती हैं, हम लाइफ में सफरिंग लोगों के होती ही रहती है। ये लाइनें दर्शा रही हैं, ये वेव्स दर्शा रही हैं। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea। अब यहाँ सोफोकल्स कौन थे? सोफोकल्स एक 5th सेंचुरी ग्रीक ट्रेजिडिशियन थे। ग्रीक ट्रेजिडिशियन का मतलब एक ग्रीक प्लेराइट थे जो कि ट्रेजेडीज लिखते थे, तो सोफोकल्स उनका नाम था। और बोलते उन्होंने भी ऐसे ही एजियन, एजियन यहाँ ग्रीक में एक सी का नाम है, तो एजियन में भी इन्होंने कहा था इनकी किताब एक बुक में कि ही हैड हर्ड द सिमिलर साउंड ऑफ द वेव्स ऑफ द सी, एजियन सी के किनारे, एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। और इनके माइंड में भी थॉट्स आए ऐसे ही, वो सीजलेस एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो का मतलब है हाई टाइड और लो टाइड का। और तो ये हाई टाइड क्या दिखाती है? जब हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशी होती है, और लो कब फील करते हैं? जब हमारे लाइफ में ट्रेजेडी होती है, मिजरी होती है, और जब हम सैड होते हैं। तो यही चीज ये लहरें भी दर्शा रही हैं। द साउंड ऑफ द वेव evokes thoughts of the ceaseless ebb and flow of human suffering and universal experience of misery, even by find also in the sound of a thought, hearing it by this distant northern sea। अब ये northern sea, even by the northern sea, जहां ये खड़े हैं वहां भी इनको ऐसा ही महसूस हो रहा है। The speaker feels connected to this profound recollection of the human condition। human condition क्या है? जब हमें बहुत खुश होते हैं तो हम जैसे सोचते हैं ना, हर चीज दुनिया में बहुत अच्छी है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमको जो खुशी देने वाली चीज भी है वो भी हमें दुखी करती है। The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bride girdle furled. But now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world। अब यह मेटाफोर का यूज करें, डिस्क्राइब्स द सी ऑफ फेथ। ये क्या होता है? रिलीजियस बिलीफ और सर्टेनिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम जो लोग रिलीजियस बिलीफ में या रिलीजियसली जो किसी अपने रिलीजन में विश्वास रखते हैं, उनको बिलीफ होता है और सर्टन होते हैं। बट आज जो क्या आ रहा है दुनिया में, जो विक्टोरियन एरा में, जहां इन्होंने महसूस किया था कि यहाँ लोगों में रिलीजियस फेथ कम हो रहा है। It was once full and encompassing, providing comfort and assurance। The sea of faith था, वो पूरी भरी हुई थी, लोगों को विश्वास था, लोगों को एक संभव था कि हर चीज लाइफ में बहुत अच्छी होगी। बट इट्स melancholy long withdrawing roar। अब यहाँ विड्रॉ कर रही है सी, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world। अब ये जो सी जो है वो धीरे धीरे ड्रॉबैक कर रही है, मतलब
पीछे जा रही है, तो इससे क्या होता है, रिसीडिंग सी का मतलब है सिंबलाइजिंग द इरोजन ऑफ फेथ एंड द वर्ल्ड्स स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। ये दर्शा रही है कि धीरे धीरे वर्ल्ड में विश्वास कम हो रहा है, फेथ कम हो रहा है, धीरे धीरे लोगों में स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस आती जा रही है, स्पिरिचुअली लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज की दुनिया में हम सब लोग कनेक्ट होना चाहते हैं विथ गॉड, विथ रिलीजन, विथ फेथ। अब कंक्लूजन क्या निकला इस पोएम का? मैथ्यू आर्नोल्ड Dover Beach explores the themes of disillusionment, the transience of life and faith. Transience of life and faith का मतलब है कि लाइफ कभी भी स्थिर नहीं रहती. It is never the same. लाइफ हमेशा जैसे बढ़ती रहती है. And the pervasive presence of suffering in human existence. तो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस में हमेशा सफरिंग हमारे साथ ही रही है. Through vivid imagery and contemplative tone, the poet urges reflection on the complexities of life and the impermanence of solace. हमारी लाइफ में कभी भी शांति नहीं रह सकती है. लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, कॉम्प्लेक्स लाइफ है हमारी, बहुत सारी परेशानियां होंगी, तो इसके ऊपर इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है. Dover Beach continues to resonate the readers, serving as a poignant reminder of the human struggle to find meaning and stability amidst a changing world. जो ट्रांसियंस ऑफ लाइफ है, लाइफ लव एंड फेथ की जब बात करी थी इन्होंने, तो वर्ल्ड में भी हर चीज सेम नहीं रहेगी, हमेशा चेंज होता रहेगा. तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे लाइफ में हमें मीनिंग ढूंढनी पड़ेगी. स्ट्रगल, ह्यूमन स्ट्रगल लव में बहुत होगा, हमें लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की आवश्यकता है. Now coming to the MCQs on Dover Beach. In Dover Beach, the poet describes the sound of the sea as resembling the melancholic note. अब मैंने melancholy का पहले भी आपको बताया था, it means sadness. तो ये डोवर बीच में जो साउंड ऑफ द सी जो आ रहा है वो क्या रिजेंबल कर रही है? एक मेलनकली नोट को, एक सैडनेस के नोट को रिजेंबल कर रही है. The poem Dover Beach is primarily set near which body of the water? ये इंग्लिश चैनल, जहां ये डोवर बीच है इंग्लैंड में है और इंग्लिश चैनल के पास है ये. What is the central theme of Dover Beach? डोवर बीच की जैसे मैंने बताया था, transience of life. Nothing in life is permanent, it is subject to change. Transience का मतलब है nothing is in life is permanent. तो डोवर बीच की सेंट्रल थीम क्या है? ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ. इन द पोएम सोफोक्लेस लॉन्ग अगो रेफर्स टू. सोफोक्लेस कौन थे? ये एक ग्रीक ट्रैजिक प्ले राइट थे. ट्रैजिक मतलब ट्रेजेडी के प्ले राइट थे, ट्रेजेडी के राइटर थे. द लाइन एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन सजेस्ट. यहाँ हम कहाँ खड़े हैं? डार्कलिंग प्लेन का मतलब है लाइफ में हम खड़े हुए एक अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है. द फ्रेज द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस रिफर्स टू द ह्यूमन कंडीशन ऑफ सॉरो. इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, ये जो फ्रेज है वो क्या दर्शा रहा है? ह्यूमन कंडीशन ऑफ सॉरो को. इन द पोएम सी ऑफ फेथ सिंबलाइजेस. सी ऑफ फेथ सिंबलाइज किसको करिए? द इरोजन ऑफ रिलीजियस बिलीफ. कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ को हम अभी इरोड कर चुके हैं, यानी हम उसमें अभी बिलीफ नहीं रखते हैं. द स्पीकर इन डोवर बीच इज एड्रेसिंग. ये मैंने कहा था कि वो अपनी वाइफ के संग गए थे. उनकी वाइफ का नाम मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था. तो उनकी वाइफ के संग, लूसी के संग, अ लव्ड वन. तो वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? अब लव्ड वन, और यहाँ उनकी वाइफ है. The mention of the moonbeams in the poem highlights the beauty of the night sky. Moonbeams का मतलब है लाइट, जो नाइट में जो स्काई है वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. The cliffs of England stand glimmering and vast, portrays England as a majestic and powerful nation. तो ये जो लाइन जो है वो क्या पोर्ट्रे कर रही है? कि इंग्लैंड जो है एक बहुत ही मैजेस्टिक, बहुत ही भव्य और एक पावरफुल नेशन है. The speaker's main message in Dover Beach is
recognize the fleeting nature of human existence, कि human existence जो है वो बहुत कम दिनों के लिए होता है, हम आते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं और हम चले जाते हैं, तो fleeting nature of human existence. The phrase ebb and flow in is used in the poem to symbolize the ups and downs of life. हमारी लाइफ में ebb and flow का मतलब है हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव जो आते हैं. The world which seems to lie before us like a land of dreams suggests कि जो वर्ल्ड जो हमारे आगे दिख रहा है ये एक डिसेप्टिव नेचर ऑफ रियलिटी है. हमारा हमको जो वर्ल्ड जैसे दिखता है वो वैसा होता नहीं है. ब्यूटीफुल है वर्ल्ड, पर वर्ल्ड में हमें रहने के बाद हमें पता पड़ता है कि हमारे संग स्ट्रगल्स हैं, हमारे संग परेशानियां हैं. तो ये डिसेप्टिव नेचर ऑफ रियलिटी है. डोवर बीच वॉज रिटन ड्यूरिंग विच लिटरेरी पीरियड? तो ये विक्टोरियन लिटरेरी पीरियड में लिखी गई थी. The reference to the sea of faith receding down the vast edges drear the naked shingles of the world. इसका मतलब क्या है? It implies the loss of faith in religious belief. The poet Matthew Arnold was primarily known for his works in. Matthew Arnold एक पोइट के साथ साथ बहुत बड़े एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे, तो he was known for his literary criticism. डोवर बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोइटिक डिवाइस? यहाँ डोवर बीच में उन्होंने बहुत सारी चीजों को यूज किया है, पोइटिक डिवाइसेस को, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, इमेजरी. तो ऑल ऑफ द अबव आर यूज्ड इन डोवर बीच. In the poem, the grating roar of fables is a metaphor for the harshness reality of life. तो यह है हार्शनेस ऑफ रियलिटी या रियलिटी ऑफ लाइफ को. ग्रेटिंग रोर ऊपर से समुद्र की लहरें आ रही हैं, पत्थर को लेकर वो किनारे पर छोड़ जाती हैं, छोटे छोटे पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम्स टाइटल डोवर बीच? इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन विथ पर्सनल मेमोरीज. डोवर बीच का सिग्निफिकेंस क्या? टाइटल का. तो टाइटल डोवर बीच कहाँ है? ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंग्लैंड की, और इसमें उनकी पर्सनल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. क्यों? क्योंकि जब वो हनीमून पे गए थे अपनी वाइफ के संग, तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी 81 में, और शायद ये पब्लिश हुई थी 1867 में. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel Study English Literature. For more information and details, you can visit my blog studyenglishlit.com.